और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार आप देख रहे थे। 543 सीटों के लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को होगा। कुल 7 चरणों में चुनाव होगा। देखिए, जैसा कि 2019 में भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। उसके बाद दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को होगा दूसरे चरण का चुनाव और तीसरा चरण होगा 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को और छठा चरण जो है वो 25 मई को होगा। इसके साथ ही 7वां चरण जो है वो 1 जून को होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, जैसा कि चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि 7 चरणों में 2024 के लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में होने हैं और मतगणना की तारीख है 4 जून। 4 जून को मतगणना कराई जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक मतदान जो है वो होना है और 4 जून को होगी मतगणना। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, चुनाव आयोग ने जिस जानकारी का इंतजार सभी को था वो जानकारी दे दी है और 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक ये चुनाव जो है 7 चरणों में, जैसा कि 2019 की भी हम बात कर रहे थे अमित, 7 चरणों में तब भी चुनाव हुए थे, इस बार भी 7 चरण ही रखे गए हैं। 4 जून को मतगणना। और क्या जानकारी? जी बिल्कुल सृष्टि, जैसा कि पहले से ही इस बात की चर्चा थी कि कितने चरणों में चुनाव होगा। अब चुनाव आयोग ने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और स्टेप वाइज पूरी जो चरणबद्ध किस प्रकार से उनकी तैयारियां हैं, साथ साथ उनका भी जिक्र किया और चुनाव जो पूरे चरणबद्ध किस प्रकार से करवाए जाएंगे उनका ब्यौरा भी प्रस्तुत कर दिया है। और 7 चरणों में यह मतदान पूरे देश में होगा। साथ साथ जो 4 विधानसभा जो होने हैं चुनाव, उनके भी तारीखों का ऐलान हो गया है। वहां उन इलाकों में उन्हीं चरणों के बीच में ही उनके साथ ही चुनाव होगा। और हरियाणा की भी अगर बात करें तो हरियाणा में भी देखिए करनाल का उपचुनाव होना है, विधानसभा करनाल का भी और साथ साथ लोकसभा की 10 सीटों का। तो उसके लिए 25 मई की तारीख जो है हरियाणा के लिए तय कर दी गई है और 6 मई जो है वो नामांकन की अंतिम जो तारीख रहेगी और जो परिणाम है वो सभी का एक साथ ही 4 जून को आएगा। तो ऐसे में पूरा विस्तृत जो कार्यक्रम है वो चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर दिया है। जी सृष्टि, तो एक ही चरण में यानी कि जो छठा चरण जो है वो हरियाणा में 25 मई का है और उसी दिन एक ही चरण में सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों के और साथ साथ 1 विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव इसी 25 मई को ही उसके लिए मतदान होगा और 4 जून को परिणाम सामने आ जाएंगे। तो हरियाणा में एक ही चरण में सभी सीटों का जो है वो मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी और अलग अलग चरणों में जो चुनाव करवाने का मकसद ये है कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो और सभी जगह जो है वो पहुंच सुनिश्चित की जा सके, चाहे सिक्योरिटी की बात हो या तमाम दूसरे इंतजामात की बात हो। तो अलग अलग चरणों में ही इस प्रकार से चुनाव करवाए जा रहे हैं ताकि किसी को, मतदाता को दिक्कत ना हो। पूरे देश में एक बड़ा लोकतंत्र का यह महा उत्सव है, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी स्पष्ट किया है कि देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें जो मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखिए चुनाव करवाने के लिए इतने चरणों की जरूरत रहती है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत चुनाव में ना आए। और साथ साथ 4 राज्यों की जिक्र किया मुख्य चुनाव आयुक्त का और जैसे कि आप सुविधाओं की भी बात कर रहे हैं अमित, तो जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू हुई थी, खुद उन्होंने सबसे पहली बात ही यही रखी क्योंकि इतने बड़े इलेक्शन जो है वो हम कराने जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एज ग्रुप का जिक्र किया, वोटर्स का उन्होंने जिक्र किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जितने भी वोटर्स आएंगे ध्यान रखा जाएगा, हर राज्य में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी वोटर्स को दिक्कत ना हो। पानी की बोतल का इंतजाम होगा, शौचालय का अच्छा इंतजाम वहां पर मिलेगा। यानी कि कोशिश चुनाव आयुक्त की यही रहेगी कि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए या सुविधाओं के लिहाज से देखा जाए, हर कोशिश की जाए ताकि जो मतदाता है जो केंद्र पर पहुंचे चुनाव वोट करने के लिए, उसको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अमित, निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी कहा है कि भारत देश जो है
विविधताओं वाला देश है। यहाँ प्राकृतिक तौर पर भी भौगोलिक विपरीत स्थितियां हैं। हिमाचल प्रदेश में जाएं, जम्मू कश्मीर में जाएं तो वहां बर्फीली पहाड़ियां हैं, रेगिस्तान में, राजस्थान में आए तो रेगिस्तान है, पूर्वोत्तर में जाएं तो वहां जंगलात ज्यादा हैं। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में देखिए अलग अलग तरह की जो प्राकृतिक विपरीतता है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है। तो ऐसे में भी जो मतदाता को पूरी सुविधा मिले अपना वोट, अपने मताधिकार के इस्तेमाल का, तो यह कोशिश चुनाव आयोग की रहती है और उनकी तैयारियां देखिए चलती रहती है निरंतर। अगर हरियाणा की बात करें या देश के दूसरे इलाकों की बात करें, वहां हर स्तर पर तैयारी चुनाव आयोग करता रहता है। राज्य के चुनाव आयुक्त जो है इस कार्य में लगे रहते हैं। तो देखिए इसीलिए ही अलग अलग चरण भी रखे गए हैं और साथ साथ जो मतदाताओं की बात, जहां तक मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजीव कुमार ने जानकारी भी दी है, देखिए कि दिव्यांग मतदाता है और जो 85 साल से ऊपर आयु के मतदाता हैं, उनको जो है घर बैठे ही उनका वोट पोल हो जाए, ऐसी सुविधा देने की कोशिश की गई है। और साथ साथ से 100 साल से ज्यादा आयु के जो वृद्ध हैं, प्रौढ़ हैं, जो अति वृद्ध जिन्हें कहा जा सकता है, उनके लिए भी खास सुविधाएं दी गई हैं। और जैसा कि हमने भी पहले देखा है कि पिंक बूथ बनाया जाता है और तो इस प्रकार के बूथ जो खासतौर पर महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह से एक तरह से कैंपेन भी चलाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा मतदान की कोशिश भी की जाए, प्रेरित किया जाए। और साथ साथ दिव्यांग हैं, दूसरे तमाम मतदाता हैं जो किसी रूप में असमर्थ हैं पहुंच पाने में पोलिंग बूथ तक, उन्हें सुविधा दी जाए। तो एक कोशिश चुनाव आयोग की रहती है। साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती की बात है, उनकी नियुक्ति की बात है, वो भी की जाती है। तो और साथ साथ राज्य जो चुनाव आयुक्त हैं, राज्यों की कमेटियां, उनके साथ तालमेल बनाया जाता है और इसके लिए लगातार उनकी कोशिश रहती है सृष्टि। और इसीलिए देखिए 7 चरणों में मतदान का मकसद भी यही है ताकि हर चरण में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा सके। जी सृष्टि, बिल्कुल सही कहा अमित आपने। और जिस तरह से उपचुनाव का आपने जिक्र किया, करनाल में जो उपचुनाव होने जा रहा है, अब उसके लिए अगर बात की जाए, हम बात बीजेपी की करें या अन्य दलों की बात करें, अब कैसा यहां पर इस उपचुनाव में मुकाबला आप देखते हैं अमित? देखिए जब चुनाव आ रहा है सृष्टि, तो निश्चित रूप से हर जो राजनीतिक दल है, हर उम्मीदवार है, वो अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश करता है। और खासतौर पर जब उपचुनाव आता है तो उसमें ज्यादा जोर आजमाइश की गुंजाइश रहती है और टारगेट रहता है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसे किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाया जाए, उसके उम्मीदवार को जो है वो हराया जाए, पराजित किया जाए, ऐसी कोशिश रहती है। तो ऐसे में यह सीट जो हॉट सीट बन गई है, देखिए उपचुनाव को लेकर भी करनाल हॉट सीट है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद करनाल लोकसभा क्षेत्र से उतरे हैं, तो वो भी हॉट सीट में ही है। और साथ साथ उसके साथ लगती कुरुक्षेत्र सीट भी है, वो भी हॉट सीट बनती जा रही है। तो ऐसे में देखिए सभी सीटें ही महत्वपूर्ण हैं और एक एक सीट के लिए जो है उसका जो पार्टियां जोर लगा रही हैं और इसी वजह से ही मंथन चल रहा है। और जिस प्रकार की करनाल की स्थिति है, नायब सिंह सैनी खुद वहां उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के, और साथ साथ जो विपक्ष है वो भी अपनी रणनीति बनाकर उतरेगा। हालांकि देखिए कांग्रेस और तो अभी भी अपनी रणनीति बनाने में ही जुटी है, क्योंकि उनकी माथापच्ची तो टिकटों को लेकर भी चल रही है सृष्टि। उनका अभी तक एक भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 4 अभी भी सीट है, वो हिसार और कुरुक्षेत्र और सोनीपत और रोहतक अभी बाकी हैं जहां उम्मीदवारों का ऐलान होना है। तो देखिए माथापच्ची तो मंथन तो हर जगह ही चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि आज चुनाव आयोग ने अपना चरणबद्ध जो चुनाव की जो कार्यक्रम है उसका ऐलान कर दिया है। अब कितनी जल्दी जो है वो उम्मीदवारी का ऐलान होगा। हालांकि एक बात और भी है, 25 मई को जो है तारीख है 6ठे चरण में, तो ऐसे में अभी टाइम भी काफी मिल गया है। चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, उनके लिए टाइम मिल गया है। तो देखिए अगले कितने दिनों में वे अपना ऐलान कर सकते हैं उम्मीदवारों का, यह देखने वाली बात होगी। साथ साथ इनेलो की बात करें तो इनेलो की ओर से खुद अभय सिंह चौटाला पहली अपनी उम्मीदवारी जताते हुए कुरुक्षेत्र से मैदान में उतर गए हैं। ठीक है अमित, आप प्लीज बने रहिए क्योंकि इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान भी मेरे साथ जुड़ गई है। सीधे ज्योति का रुख करती हूँ। ज्योति, हिमाचल और हरियाणा की बात करें तो एक ही चरण में चुनाव होने हैं, जैसा कि चुनाव आयुक्त ने भी जानकारी दी। उनकी तरफ से बताया गया कि 6ठा चरण जो होगा यानी कि 25 मई ये वो तारीख होगी जब हरियाणा में एक ही चरण में सभी 10
10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसके अलावा जैसे कि अमित ने भी जानकारी दी कि करनाल में उपचुनाव को लेकर भी तारीख जो है वो बता दी गई है, वो भी 25 मई को ही होंगे। और ऐसे में अगर तमाम पार्टियों की बात की जाए, हालांकि 25 मई अभी है दूर, क्योंकि समय लग जाएगा 25 मई, क्योंकि 19 अप्रैल से जैसे कि चुनावों की तारीख है, लेकिन 25 मई तक समय काफी मिल जाएगा पार्टियों को। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है, कांग्रेस का भी यहां पर जिक्र होता है, इनेलो का भी जिक्र हो रहा था, जिन्होंने अभी तक भी, इनेलो ने हालांकि एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाकी दलों ने अभी तक भी एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है नहीं किया है, खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। कुरुक्षेत्र की हम बात करें तो गठबंधन के तहत हालांकि सुशील गुप्ता मैदान में है, आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट गई है। अभय चौटाला भी यहाँ मैदान में है। अब बीजेपी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। तो तमाम दल तैयारी कर रहे हैं। अभी उम्मीदवार जहां जहां घोषित नहीं हुए हैं, वहां देश भर में पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर चर्चा मंथन कर रही है। अच्छा, हरियाणा को लेकर एक उलझन की स्थिति इसलिए भी नजर आ रही, क्योंकि अमित भी अभी बता रहे थे कि छठे चरण में चुनाव है, इसमें कोई शंका नहीं इस बात में। लेकिन चूंकि चुनाव आयुक्त बोलते वक्त 7वें चरण में हरियाणा को बोल गए हैं पंजाब के साथ साथ, लेकिन जो जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है वो पूरी तरह से छठे चरण में है। 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, पूरी तरह से हम क्लियर कर दें अपने दर्शकों को। 25 जून को चुनाव होंगे, 19 अप्रैल से लेकर वोटिंग 1 जून तक होने वाली है, और छठे चरण में हरियाणा, और 4 तारीख को चूंकि परिणाम आने वाले हैं। हरियाणा के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं ये चुनाव, चूंकि लोकसभा के चुनाव तो होने ही है, 10 सीटें हरियाणा में, और हरियाणा में एक चरण में ही चुनाव हो जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन बाय इलेक्शन होना है, बाय इलेक्शन उस सीट पर होना है जहां हरियाणा को नए सीएम जहां से मिले हैं, करनाल। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से अपनी सीट से इस्तीफा देते वक्त, विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देते वक्त ये कहा गया कि अब करनाल की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी देखेंगे, पूरे सूबे की भी वो देखेंगे और करनाल की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी। मैं जनता की अंतिम सांस तक सेवा करता रहूंगा। तो यहाँ सीएम बाय इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं। चूंकि इस बात को लेकर उस दिन मैं और अमित भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या, प्रतिमा भी हमारे साथ थी, कि क्या जल्दी चुनाव करवाया जाएगा, क्योंकि विधानसभा सदस्य नहीं है नायब सिंह सैनी, हरियाणा के सीएम बन गए हैं, तो क्या सितंबर तक चुनाव करवाए जाएंगे। तो अब जल्दी चुनाव करवाने जैसा कुछ नहीं होगा, आज ये पूरी तरह से साफ हो गया है, क्योंकि उपचुनाव होने वाला है करनाल में, और करनाल बाय इलेक्शन में उतरेंगे बीजेपी की ओर से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। दूसरे दल किस तरह से टक्कर देने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी उम्मीदवारों को लेकर आपका सवाल था, सभी के दावे है कि बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। करनाल में दोहरा दिलचस्पी इसलिए रहेगी, मनोहर लाल यानी पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, नए सीएम हरियाणा के नायब सिंह सैनी, वो बाय इलेक्शन भी करनाल से ही लड़ने वाले हैं। तो ये बेहद दिलचस्प अपने आप में रहने वाला है। कांग्रेस भी दावे कर रही है कि हम जल्द ही लिस्ट लाने वाले हैं। इनेलो की अपनी दावेदारियां हैं, कब तक तस्वीर साफ हो पाती है ये देखना भी बेहद अहम रहेगा। ठीक है, अब ज्योति बने रहिए, क्योंकि दिल्ली से अपराजिता श्री भी जुड़ गई है। अपराजिता, हरियाणा में तो एक चरण में ही चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों का भी यहाँ पर आप थोड़ी और जानकारी दीजिए, क्योंकि कुल 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। किन किन राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होंगे, अपराजिता? जी बिल्कुल, अगर मैं एक एक करके सभी बताऊं कि कैसे कैसे क्या चुनाव होने वाले हैं, तो बिल्कुल सबसे पहले फर्स्ट फेज, 7 फेजों में, जैसा बिल्कुल हम शुरुआत से बता रहे थे कि 7 फेजों में चुनाव हो रहेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो भी रहेगा। और हरियाणा की बिल्कुल हम बात करें तो 6 फेज में हरियाणा का चुनाव किया जाएगा। और साथ ही देखिए हरियाणा में जो बाय इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो करनाल की सीट को लेकर भी बाय इलेक्शन रहेगा वहां पर। और साथ ही बात करते हैं तो फर्स्ट फेज 19 अप्रैल को रहेगी 102 सीटों को लेकर। सेकेंड फेज की बात करते हैं तो 26 अप्रैल 89 सीटों को लेकर। थर्ड फेज में 7 मई को होगी 94 सीटों को लेकर। फोर्थ फेज में 13 मई 96 सीटों को लेकर। फिफ्थ फेज में 20 मई को होगी 96 सीटों को लेकर, 49 सीटों को लेकर। सिक्स्थ फेज में 25 मई को किया जाएगा 57 सीटों को लेकर, और जो आखिरी 7th फेज होगा वो 1 जून 57 सीटों को लेकर किया जाएगा। तो ये पूरा 7 फेजों में ये जो किया जा रहा है। और साथ ही और भी चीजों के बारे में बात करें तो अगर हम पहली फेज के बारे में बात करते हैं
तो पहले फेज में तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, असम के स्टेटों में चुनाव किए जाएंगे। सेकेंड फेज की हम बात करते हैं तो केरला, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के जो बचे हुए सीटें हैं उन पर रहेगी। थर्ड फेज में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की राज्यों में रहेगी। बाकी और भी अभी डिटेल अभी आने बाकी है। एक मैप साझा किया गया है जिसके माध्यम से सारी डिटेल आएंगी कि कब क्या होने वाला है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो 6th फेज में होने वाला है, यानी 25 मई को किया जाएगा हरियाणा में, और बिल्कुल एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही फेज में हरियाणा के इलेक्शंस हो जाएंगे। और बाकी स्टेट्स के अभी आने हैं कि पूरे मैप को भी स्टडी किया जाएगा कि किस दिन कौन से स्टेट के होने वाले हैं। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम बात करते हैं हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के बीच बचे हुए सीटों को लेकर भी वहां पर इलेक्शन किया जाएगा। और बिल्कुल राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने साथ ही कहा है कि लोकसभा जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके साथ जो बाई इलेक्शंस है और साथ ही जो विधानसभा के इलेक्शंस है वो साथ ही में किया जाएंगे। यानी जैसे अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं यानी 25 मई को होने वाले हैं। तो जो बाई इलेक्शन होने वाला है यानी जो मौजूदा जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उनकी जो सीट खाली हुई है तो उस सीट से उस सीट पर बाई इलेक्शन किया जाएगा तो उसी दिन होगा। साथ ही अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो जिन राज्यों में विधानसभा की इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसी दिन किया जाएगा जिस दिन उस स्टेट में लोकसभा के इलेक्शंस किए जाएंगे। जी सृष्टि, बिल्कुल। चलिए इसी सवाल का मैं अमित से रुख करना चाहूंगी। अमित, जिस तरह से बात हो रही थी वन नेशन वन इलेक्शन की, ये बार बार बात सामने आ रही थी कि लोकसभा के चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए, और अगर इस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग अब कर रहा है तो कहीं ना कहीं तैयारियां डबल करने की भी जरूरत पड़ जाती है, हर लिहाज से, सुविधाओं के लिहाज से भी, सुरक्षा के लिहाज से भी। अमित, देखिए, निश्चित रूप से जब चुनाव डबल हो जाएंगे तो सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो डबल करनी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीनों के जरिए चुनाव होना है। तो ऐसे में ईवीएम की संख्या भी डबल करनी पड़ेगी। और खासतौर पर एक बात और भी रहती है सृष्टि की, विधानसभा के चुनाव में लोकसभा की अपेक्षा उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होती है, जो मैदान में उतरते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो ऐसे में ईवीएम 1 से लेकर 2 तक भी कई बार चली जाती है। लोकसभा में उम्मीदवार की संख्या कम होती है, 5 या 7 तक ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में होते हैं, लेकिन विधानसभा तक कई बार 20-20 की संख्या भी और उससे ज्यादा भी चली जाती है। तो ऐसे में बहुत बड़ा जो है वो आयोजन करना पड़ता है, उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। एक साथ चुनाव करवाया जाना सरल नहीं है। हालांकि भविष्य के लिहाज से और बचत के लिहाज से, खर्चों के लिहाज से एक साथ चुनाव करवाया जाना प्रशासनिक तौर पर फायदेमंद भी होता है। और इसी में ही जो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात चली थी और उसके लिए एक समिति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और करीब 18,800 से ज्यादा पृष्ठों की यह रिपोर्ट है। वो इंप्लीमेंट अगर उस होगी तो वो 2029 तक के चुनावों तक उसको एक करवाने की कोशिश की जाएगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होने जो अब चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात करें या सिक्किम की बात करें, ओडिशा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इन राज्यों के चुनाव तो साथ ही होने जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, इसीलिए चरणबद्ध की जो व्यवस्था की गई है चुनावों में, ताकि दिक्कत ना आए और जो दूसरे तमाम तरह की जो व्यवस्था है उनमें भी व्यवस्था बनी रहे। अभी इन्हीं राज्यों के कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। एक साथ चुनाव वाली बात जो है वो जो समिति की रिपोर्ट है उस पर क्या कदम उठाए जाएंगे, यह आगे की बात है। तो देखिए, इसीलिए चुनाव कार्यक्रम अब घोषित कर दिया गया है। और सभी जो हरियाणा की बात करें तो जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में जिनका नाम आ चुका है तो निश्चित रूप से उनके पास समय भी खूब बच गया है, क्योंकि देखिए 6 मई तक ही जो नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 9 मई नाम उठाने की वापसी की अंतिम तारीख है। 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को एक साथ चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल अमित, आपने सही कहा। और जैसे कि इससे पहले भी मैंने एज ग्रुप की बात की थी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था हर एज ग्रुप जो है इसमें जुड़ता है, वोट करता है 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति। और ऐसे में 85 साल के बुजुर्गों के लिए जो सुविधा दी गई है कि वो घर से ही वोटिंग कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की कोशिश जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से पहले भी की जा चुकी है, जहां पे बुजुर्गों को थोड़ी अधिक सुविधा जो है देने की कोशिश होती है। लेकिन अब 85 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो है घर से ही वोट कर पाएंगे, ये एक अच्छी खबर है बुजुर्गों के लिए। अमित,
देखिए सृष्टि, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी जानकारी दी है कि देश में अगर बात की जाए तो करीब 2 करोड़ के लगभग जो मतदाता हैं जो 85 साल से ज्यादा हैं और दिव्यांग भी हैं, और साथ साथ 100 साल से ज्यादा आयु के करीब 2 लाख ऐसे मतदाता हैं। तो उनके लिए घर बैठे वोटिंग की सुविधा रहेगी, यह एक बड़ी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा पूरा डाटा जो रखा गया है उसमें ट्रांसजेंडर की भी करीब 48,000 संख्या बताई गई है, और युवाओं की एक अच्छी खासी जो बताई गई है उसमें मतदान की जो मतदाता है और फर्स्ट टाइम वोटर की भी बात है। तो तमाम तरह की जो सुविधाएं हर आयु वर्ग के मतदाता को मिल सके ऐसी व्यवस्था की गई, और खासतौर पर दिव्यांग और वृद्ध और अति वृद्ध जो 100 साल से ज्यादा आयु वर्ग के हैं, 2 लाख मतदाता के करीब अगर उनका डाटा देखा जाए तो 1,90,000 ऐसे 100 से ज्यादा आयु वर्ग के हैं। तो ऐसे तमाम को जो वृद्ध हैं उन्हें यह सुविधा दी जाएगी, घर बैठे वे अपना मतदान कर सकेंगे। तो एक बड़ी जो एक सोच का परिचय जो दिया गया है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाई जा सके और कोई भी अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, ऐसी कोशिश की गई। और साथ साथ जो चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हेट स्पीच से परहेज किया जाए, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वायरल होते हैं मैसेज, वो फेक मैसेज भी होते हैं, उनकी सत्यता की जांच की जाए। तो ऐसे में मीडिया से, सोशल मीडिया से और साथ साथ राजनीतिक दलों से एक तरह से अपील भी की गई है, उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं, और देश में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है, उसकी उल्लंघना ना हो इसके लिए भी उन्होंने बार बार निर्देश भी दिए हैं, आदेश भी दिए हैं, अपील भी की है। ठीक है जी बिल्कुल। मैं ज्योति का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता बिजेंद्र नेहरा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है। बात अगर हरियाणा की करें, 25 मई को लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही बाय इलेक्शन भी होना है करनाल में। बिजेंद्र नेहरा जी। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। सीधे मैं ज्योति का रुख करना चाहूंगी। ज्योति, युवाओं का भी अच्छा खासा प्रभाव जो है रहने वाला है, क्योंकि 20 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर्स रहने वाले हैं। युवाओं का खासा प्रभाव रहने वाला है, और युवाओं को लेकर बार बार चुनाव आयोग की ओर से भी अपील की जाती है। वोट का कितना महत्व है लोकतंत्र में, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, पिछली बार भी हमने इस तरह की चर्चाएं सुनी थी और तथ्यात्मक भी अपने आप में, और इस बार भी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में होने जा रहा है। युवाओं की अपनी बड़ी भूमिका है, खासतौर पर जो युवा पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनको अपने वोट का महत्व पता चलेगा कि वो अपने मत का प्रयोग करते हुए अपनी सरकार चुन सकते हैं, जो कि लोकतंत्र ने सबसे बड़ा अधिकार और जिम्मेदारी भी दी है। तो हरियाणा को लेकर इससे पहले हम बात कर रहे थे, अमित भी पूरा शेड्यूल बता रहे थे, क्या कुछ कार्यक्रम जारी किया गया कि बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है सृष्टि, वो पिछली बार की प्रदर्शन को रिपीट करना है, क्योंकि वो सबसे अच्छा अब तक का 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार भी दावा कर रहे हैं, 6 उम्मीदवार उतारे गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस भी 10 की 10 सीटें गठबंधन के तहत जीतने का दावा कर रही है। अब वे खुद भी मैदान में आ गए हैं। जेजेपी के सामने बड़ा संकट है, अब तक चर्चाएं, बैठक हो रही, मंथन किया जा रहा है, लेकिन दूसरे दलों का जो कहना है कि जेजेपी पूरी तरह से खत्म हो गई है। खुद इनेलो ही कहती है कि हम ही कहते थे एक थी इनेलो, लेकिन एक थी जेजेपी वाली स्थिति हो गई है। तो तमाम जो करीब करीब 5 दल प्रमुख तौर पर जो मैदान में हैं, उनके बीच किस तरह की टक्कर रहती है देखना होगा। तो बीजेपी बार बार जीत का दावा करते हुए 6 सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित कर चुकी है सृष्टि, उसमें से उम्मीदवार बदले भी गए हैं। अंबाला का स्वाभाविक तौर पर बदला जाना था, सिरसा में उम्मीदवार को बदला गया है, करनाल में खुद पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में आ गए हैं। तो हरियाणा का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और पूरे ही देश की बात करें तो पीएम मोदी जो बार बार कह रहे हैं, आज भी उनकी ओर से जनसभा में कहा गया, अब की बार एनडीए सरकार, अब की बार एनडीए 400 पार, और बीजेपी के लिए 370 का जो टारगेट रखा गया है, जो कि कभी नहीं हुआ कि देश के इतिहास में, ये भी हम जानते हैं। तो 370 पार भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार चूंकि 303 थी, क्या आ सकेगी ये देखना होगा। और 370 के जरिए भी एक बहुत बड़ा संदेश देने का एक प्रयास है, ये भी हमारे दर्शक या वोटर्स अच्छे से जानते हैं। तो बीजेपी क्या ये मुकाम, ये गोल हासिल कर पाएगी, टारगेट अचीव कर पाती है या फिर नहीं। हरियाणा में जो 10 की 10 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है, क्या उसे हासिल कर पाती है। कांग्रेस जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में केवल हिसार को छोड़ दें सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, क्या पहले नंबर पर आ पाती है, या फिर जो दावा किया जा रहा है कि हम भी गठबंधन में 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं, तो इस दावे में कितना दम रहेगा। इनेलो जिसकी हर जगह जमानत जब्त हुई थी, क्या इस बार जमानत बचा पाने या ग्रेसफुल चुनाव कहीं लड़ पाने
निकालने में कामयाब होगी या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। जेजेपी की हम बात करें, केवल हिसार में दूसरे नंबर पर रही और पूरे सभी हलकों के हिसाब से भी बात करें, केवल एक ही हल्के में लीड मिल पाई थी पिछली बार के लोकसभा चुनाव में। तो क्या उससे बेटर प्रदर्शन इस बार कर पाती है या फिर अचानक से गठबंधन से अलग होने का? आपको क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, स्वागत आपका। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी इलेक्शन कमीशन की। देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो एक ही दिन में हो जाएंगे 10 लोकसभा सीटों पर। 25 मई को चुनाव जो है, लेकिन इसके साथ ही बाय इलेक्शन के लिए भी तैयार रहना है पार्टियों को, क्योंकि करनाल में भी बाय इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। गर्ग साहब, हम तो पूरी तरह से स्टार्टिंग से तैयार हैं। हम तो चाहते थे जल्दी जल्दी चुनाव हो। छठे चरण के अंदर हरियाणा का चुनाव 25 मई को होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता मैदान के अंदर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, 9 लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव हरियाणा में लड़ेगी। इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पर लड़ेगा। 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका एक मुख्य कारण है। आप पूछोगे भी क्यों जीतेंगे, बताइए। मैं बता देता हूं क्यों जीतेंगे। आज प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है और इनसे मुक्ति चाहती है। आज आप देखोगे कहीं क्राइम का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, नशे का मामला हो, किसानों की समस्या है, मजदूर की समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी का मामला है, उसका मामला ले लो आप, राशन कार्ड का मामला है, या बुजुर्गों की पेंशन काटने का मामला है। आज एक नई बात और आ चुकी है, जो आयुष्मान कार्ड जो लागू किया था, हरियाणा के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। उन्होंने कहा कि हम आयुष्मान कार्ड वालों का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि 300 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे सरकार की तरफ बाकी है। बार बार सरकार से रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, इसलिए आयुष्मान कार्ड वालों का हम इलाज नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए तुरंत प्रभाव से जो हॉस्पिटलों का पेमेंट बाकी है, जो लेन देन बाकी है, उससे तालमेल करके उसका निपटारा करे और गरीबों का इलाज पहले की तरह आयुष्मान कार्ड के आधार पर प्राइवेट हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, सरकारी हॉस्पिटल सुविधा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल मुफ्त खाने बन चुके हैं। ना कोई मूलभूत सुविधा है, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है। और आयुष्मान कार्ड एक ऐसा सिस्टम था, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई किडनी का है, कोई ब्रेन का बड़ी बड़ी तकलीफें थी, वहां 5 लाख रुपए तक का फ्री उनका इलाज हो जाता था। उन्होंने आज पूरी तरह से फैसला ले लिया, आज के बाद हम कोई इलाज नहीं करेंगे। तो गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ इलाज कराएगा? सरकारी हॉस्पिटल में तो आपके पास सुविधा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में ना आपके डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना दवाई है, ना मूल सुविधा है। और जो आपने सुविधा भी दी, वो सुविधा भी डॉक्टर और जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, पेमेंट ना मिलने का उन्होंने उसको बंद कर दिया। अनेक कोई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण पूरी तरह से जनता दुखी है। एक बात और देखिए, मोदी साहब कहते मेरी गारंटी, किसकी गारंटी? आपने क्या वायदा किया? जनता जो है दुखी है, तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा? 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका एक रीजन है, ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बस अभी रहता हूँ, आप हमारा रिकॉर्ड देखिए। अब हर एक व्यक्ति के रिकॉर्ड कार्ड होता है कि हमने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, फलानी पार्टी क्या। 2005 से लेकर 2014 तक मैं सरकार में रहा, मैं लगातार 9.5 साल हरियाणा कन्फर्ट का चेयरमैन रहा। मैं बताता आता हूँ, हमने 20 रुपए किलो दाल, तो मेरे पास महकमा था हरियाणा कन्फर्ट, उसके माध्यम से राशन डिपो के माध्यम सप्लाई की। 2 रुपए किलो गेहूं हमने दी, 3 रुपए किलो चावल दिया। राशन डिपो भी मेरे अंदर थे, राशन डिपो के अंदर 35 किलो अनाज हम देते थे, सरसों का तेल देते थे, मट्टी का तेल देते थे, चीनी देते थे, दाल देते थे, यहाँ तक कि 100 करके मुफ्त लाख 3,82,000 परिवार को दिए। तो 10 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को हमने वापसी क्यों नहीं की गर्ग साहब? वापसी देखिए, वापसी का आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वापसी क्यों नहीं की? 10 साल
लगातार 10 साल हमारा राज रहा। 10 साल लगातार 10 साल हमारा राज रहा। और क्या होता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जुमले फेंके, मोदी साहब ने क्या कहा, 2014 के अंदर हमारी सरकार बना दो, हम आपको 2 करोड़ युवाओं को आए साल नौकरी देंगे। कहा है नौकरी? उन्होंने कहा 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर ज्यादा है, हम आपको 250 रुपए देंगे। उन्होंने कहा 35 रुपए पेट्रोल डीजल देंगे, हम 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, किसान की आय 2 गुना करेंगे। ऐसे झूठे जुमले इन्होंने किए, जनता उनके बुकाए में आ गई। जनता बुकाए में आने के बाद जनता ने कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। ये स्थिति थी। इन 10 साल हो गए, 10 साल में जनता ने इनका राज देख लिया। जो सृष्टि जी थोड़ी आवाज ठीक कराना, आवाज थोड़ी बैक मार रही है, तो ठीक करवाना। मैं चलिए मैं उसको दुरुस्त कराऊंगी। और इस बीच में रजत पंजेटा जी का भी रुख कर लेती हूँ। गर्ग साहब, आपने अपनी बात रख दी। रजत जी, इनेलो पार्टी की अगर बात की जाए, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे कि मैंने गर्ग साहब से भी सवाल किया, लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव के लिए, बाय इलेक्शन के लिए भी तैयार रहना है आपको। आवाज रजत जी आपकी नहीं मिल पा रही है शायद। मैं जवाब दे दूं मैडम, क्योंकि मुझे फिर दूसरे चैनल पे चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते रजत जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, विजय नेहरा जी, नेहरा साहब। शायद गर्ग साहब के अलावा और किसी का ऑडियो शायद नहीं आ पा रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। चलिए, इस बीच एक बार फिर से जनता को जानकारी दे देते हैं चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ है। चलिए, और आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं सुशील गुप्ता जी का। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सर, कैसी तैयारियां हैं पार्टी की, क्योंकि चुनाव आयुक्त की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीख का भी ऐलान हो गया है, एक ही चरण में होंगे, और आप जिस तरह से एक सीट पर ताल ठोक रहे हैं, कैसी तैयारी आपकी? शानदार तैयारियां हैं। मुझे उम्मीद थी कि दूसरे तीसरे चरण में हरियाणा का कराएंगे, परंतु 6ठे चरण में पहुंचे। कोई बात नहीं, फिर भी हमारी शानदार तैयारियां, सारी थोड़ी सी लंबी चलेंगी, परंतु आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। इंडिया गठबंधन की टीम पूरी तरीके से मैदान में उतरी हुई है, तो हर चीज में इनका अभिनंदन है, स्वागत। हरियाणा में कितना मजबूत पा रहे हैं खुद को सुशील गुप्ता? हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। चारों तरफ से भयंकर जन समर्थन मिल रहा है। ये जो किसान विरोधी सरकार है, जो व्यापारी विरोधी सरकार, जो युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, इस भाजपा सरकार को विदाई का दिन आज चुनाव आयोग ने तय कर दिया। कुरुक्षेत्र तैयार है क्या? कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध यहाँ पे हुआ। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, सत्य की विजय होती है, और हमेशा कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युग का परिवर्तन हुआ था। यहाँ भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भारतीय जनता पार्टी के युग का समाप्ति होगी और इंडिया गठबंधन का युग है। अभी बीजेपी के तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है गुप्ता साहब, लेकिन देखिए इनेलो पूरी तरह से तैयार हो गई है कुरुक्षेत्र में झंडा गाड़ने के लिए, आपको टक्कर देने के लिए। इनेलो की जमानत जब्त होने वाली है, ये कुरुक्षेत्र की जनता पुकार के कह रही है। अच्छा सर, मेरे साथ आपकी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे जिन्होंने कहा था कि नायब सिंह सैनी की लहर या बीजेपी की लहर कुरुक्षेत्र से अब घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुशील गुप्ता एक ऐसे चेहरे के तौर पर आए हैं जिनको जनता अपनाना चाह रही है, पसंद कर रही है। आपने किस तरह की तैयारियां की हैं, किस तरह से आप कनेक्ट हुए हैं कुरुक्षेत्र की जनता से, सुशील गुप्ता जी? कुरुक्षेत्र के अंदर हर गांव में, हर वार्ड के अंदर मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, और कुरुक्षेत्र की जनता अपना मन बना चुकी है। अब
झाड़ू पे मोहर लगाने के लिए। सर, आप सिर्फ एक ही सीट पर उतर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है इसका फायदा आपको मिल पाएगा? हालांकि गठबंधन के साथ आप उतर रहे हैं, आपकी सहयोगी पार्टी 9 की 9 सीटों पर है, लेकिन अगर आपकी सहयोगी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने तो अब तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान का गठबंधन हुआ है। हमारा गठबंधन हरियाणा में भी है, हमारा दिल्ली के अंदर भी है, गुजरात में भी है, गोवा के अंदर भी है। हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और बेहतर तरीके से एक दूसरे के लिए वोट मांगेंगे। हाँ, मांग रहे हैं, जोरदार तरीके से मांग रहे हैं। तो आप कह रहे हैं पूरी तरह से तैयार है, और कांग्रेस की भी मजबूती का आप दावा कर रहे हैं सुशील गुप्ता जी? जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी इंडी गठबंधन आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता जी को कुरुक्षेत्र से उतारा गया है, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। और जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी उनकी पूरी तरह से मजबूत है। भले ही एक सीट पर लड़ रहे हो, लेकिन पूरी मजबूती के साथ कुरुक्षेत्र से वो उतरेंगे और दमखम पूरा दिखा रही है आम आदमी पार्टी। से एक सीट पर देखने वाली बात होगी जनता किसे चुनती है, लेकिन फिलहाल सुशील गुप्ता ने तो ये साफ कर दिया है कि उनकी तैयारियों में कोई कमी नहीं है। जनता से कनेक्ट होने का भी कोई मौका जो है वो यहां पर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तमाम बातें जो हैं आपने सुशील गुप्ता से सुनी है। तो देखिए, एक बार फिर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। देखिए, 7 चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। 1 जून को 7वां चरण है, तो वहीं मतगणना की अगर बात करें 4 जून को होगी मतगणना। 19 अप्रैल दूसरा चरण जो है, 26 अप्रैल तीसरा चरण, 7 मई चौथा चरण, 13 मई 5वां चरण, 20 मई छठा चरण, 25 मई तो 7वां चरण होगा 1 जून। तो अप्रैल से लेकर 1 जून तक जो मतदाता है वो अपनी कमर कस के रखेंगे, क्योंकि 7 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं और 4 जून को मतगणना होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि किसकी लहर इस बार काम करती है। क्या मोदी लहर अभी भी बरकरार है या इंडी गठबंधन का कमाल कुछ नजर आता है। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होंगे, वो है 25 मई को, यानी कि छठे चरण में 25 मई को हरियाणा में एक साथ 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। बड़ी बात यह है कि करनाल के लिए बाय इलेक्शन के लिए भी यही तारीख जो है उसकी घोषणा की गई है। बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और ये भी बता दें, मनोहर लाल के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद करनाल सीट खाली हुई, जहां पर बाय इलेक्शन भी होना है। 25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पर होंगे चुनाव। बड़ी जानकारी। और 25 मई को ही करनाल में उपचुनाव भी होगा। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1 we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of 1 day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे। और देखिए, बधाई आपको, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 मई तारीख है, कमर कस ली है पार्टी ने, और साथ ही साथ बाय इलेक्शन की भी डेट आ गई है 25 मई की ही।
विभिन्न पार्टियों से बहुत आगे चल रही थी। हम देख रहे थे किस प्रकार से हमने संगठनात्मक तौर पर लगभग 1-1.5 साल से ही हमारे सम्मेलन पन्ना प्रमुख के चल रहे थे, और उसके बाद किस प्रकार से हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने भी आगे बढ़कर 195 से अधिक उम्मीदवारों का पहले चरण में उनकी घोषणा कर दी थी। अब भी हम हरियाणा की बात करें तो 10 में से 6 सीटों पर हम उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। हमारे 10 के 10 लोकसभा के चुनाव कार्यालय शुरू हो चुके हैं, वहां पर कार्य चल रहा है, लगातार चालू है। और इसके साथ साथ 90 विधानसभाओं के भी वहां पर चुनाव कार्यालय लोकसभा की दृष्टि से हमने वहां शुरू किए हुए हैं। जी, बाई इलेक्शन की सर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ रावल साहब, क्योंकि करनाल में बाई इलेक्शन ये जो होने जा रहा है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? कितनी मजबूत करनाल में खुद को पा रही है बाई इलेक्शन के लिए बीजेपी? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जब ये सीट से इस्तीफा दिया गया, जब ये सीट छोड़ी गई, तो उससे पहले अगर देखें तो 2014 में मनोहर लाल जी को करनाल से ही पार्टी द्वारा उतारा गया था चुनाव लड़ने के लिए। वो एक इतिहास की बात है कि उसके बाद वो विधायक बने, 64,000 के करीब मतों से जीते थे, और उसके बाद वो विधायक बने और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी पर ही विश्वास जताया था, और वो सिटिंग मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बहुत बड़े मार्जिन से जो है करनाल की सीट जीते थे। करनाल ऐसा प्रतीत होता है कि करनाल की जो तासीर है वो भारतीय जनता पार्टी में है। जब भारतीय जनता पार्टी की बहुत अधिक सीटें नहीं आया करती थी, उस समय भी करनाल के अंदर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा करता था। आज किस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की लहर है, करनाल भी उससे छूता नहीं है, और करनाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम उपचुनाव में भी लहराएगी। विदुर रावल, जिन 4 सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तो आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। बहुत जल्द जो है स्क्रूटनाइज कर लिया गया है, और बहुत जल्दी जो है ये भी 4 सीटों की घोषणा भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारी जो तैयारियां हैं चुनाव लड़ने को लेकर, नॉमिनेशन को लेकर, उसकी भी डेट्स जो है आपको बहुत जल्दी हम बता देंगे। किस प्रकार से आज ऐतिहासिक दिन है जब चुनाव आयोग ने देश के अंदर चुनाव की घोषणा की है। और ऐतिहासिक जब मैं कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार देश ऐसा प्रतीत होता है एक चुनाव में जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसने जनता के बीच में जाकर भारत को विकसित करने के लिए वोट मांगी है। मैं मानता हूं जब से देश आजाद हुआ तब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले कामों को, पिछली जो समस्याओं हैं उनसे बढ़कर आगे देश को विकसित करने के लिए जो है आज वोट मांगी जा रही है। इसलिए ऐतिहासिक है। आज जब देश का वोटर वोट करेगा तो किसी पुरानी पेंडिंग किसी समस्या को लेकर या बहुत सारी समस्याओं को लेकर, जैसे गरीबी की बात होती थी, आबादी की बात हुआ करती थी, बेरोजगारी की बात हुआ करती थी, उसकी बजाय जो है आज भारत जो है वो भारत को विकसित बनाने के लिए वोट करेगा, क्योंकि उन समस्याओं का बहुत हद तक हमने निराकरण किया है। अब जो है देश आगे की तरफ देख रहा है और मुझे लगता है इस मायने में ये चुनाव जो है ऐतिहासिक रहने वाला है। ठीक है विदुर रावल जी, देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये जिक्र किया गया, अलग अलग एज ग्रुप का जिक्र हुआ और जिस तरह से 97 करोड़ मतदाता है उनमें से बात अगर युवा वर्ग की जाए 20 करोड़ के लगभग युवा वर्ग है। आप इस वर्ग को किस तरह से देख रहे हैं और क्या लगता है पार्टी ने इस वर्ग को किस तरह से साधने की कोशिश की है? क्योंकि हर एज ग्रुप के व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग चुनावी मुद्दे होते हैं। देखिए सृष्टि, न्यू एज वोटर्स आर न्यू एज पावर। भारत जो है, जो आज दुनिया के अंदर पावर हाउस बनकर खड़ा हुआ है, वो इन यूथ की वजह से, भारत का जो बहुसंख्यीकरण है, जो भारत का जनसंख्यीकरण है, उसके कारण हुआ है। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी रहती है। अगर बात करें 18 से लेकर 35 वर्ष की आयु की बात करें तो हरियाणा की लगभग 55 से 58% आबादी इस आयु वर्ग में है। और आपने ठीक कहा कि 21.5 करोड़ के करीब जो है यंग वोटर्स इस बार रहेंगे, तो समाज के अंदर लंबे समय तक वो अपना योगदान दे सकते हैं। इस नाते से हम जानते हैं कि 1,80,00,000 न्यू वोटर्स रहने वाले हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स रहने वाले हैं। अब पिछले कुछ चुनावों से मैं देख पा रहा हूँ 2009, 2014, 2019
जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इन तीनों चुनाव में हमने देखा उनकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी रही है, विशेष रूप से 2014 और 2019 में फर्स्ट टाइम वोटर्स। तो हमने कैंपेन भी चलाया था इस बार कि माय फर्स्ट वोट फॉर इंडिया, माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी। तो जो पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं उनसे आह्वान किया हमने कि देश को विकसित करने के लिए जो पार्टी आज संकल्पबद्ध है, जिस पार्टी के पास एक क्लियर एजेंडा है, क्लियर विजन है, क्लियर नेतृत्व है, एक नीति है, उस पार्टी के लिए जो है आप वोट कीजिए, ताकि आप जो है इस देश को विकसित देख पाए, अपने जीवन काल में विकसित देख पाए। आज तो उस नाते से हमारा बहुत अच्छे कैंपेन जो चले हैं। इसके अलावा किस प्रकार से हमने देखा कि पूरे एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हमने देखा है कि लगभग जो सी विजिल ऐप के तहत जो है अभी इलेक्शन कमिश्नर ने बताया था कि हम मसल पावर को, हम मिस इन्फॉर्मेशन को, मनी पावर को और मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन को किस प्रकार से हम जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत हद तक हम चुनाव सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं और एक ग्लोबल इरा में, एक जहां पर एक नए इरा में, एक मॉडर्न इरा में किस प्रकार से एक यंग नेशन जो है खड़ा होकर अपने आप को अनाउंस करता है दुनिया में। तो ये 97.5 करोड़ के करीब जो देश के मतदाता हैं वो इस डेमोक्रेसी के इस महापर्व में खुद को खड़े होकर भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ जब वोट देने के लिए खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया जो है इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की इस महापर्व को देख पाए। रावल साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी जब बात करते हैं तो बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 प्लस की वो बात करते हैं। 2014 और 2019 में जो लहर हमने देखी थी, मोदी लहर, मोदी फैक्टर जिसको बार बार नाम दिया जा रहा था, क्या लगता है उसी तरह की एक हवा जो है इस बार भी बरकरार है? नतीजे कुछ उसी तरह के सामने आएंगे क्या रावल साहब? मैं मानता हूं उससे काफी आगे जो है ये देश निकला है। उस समय किसी प्रकार की हवा हो रही थी, लहर चल रही थी। अभी तो देश के अंदर हम सुनामी देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश ने अपना जो फुलेस्ट पोटेंशियल है, जो अपनी मैक्सिमम क्षमताएं हैं, उसको रीच करके देखा है और देश चाहता है इसी दिशा में आगे बढ़ने की। और इस नाते से हम देख पा रहे हैं कि जो प्रचंड लहर हम 2019 में देख रहे थे वह सुनामी का और तूफान का रूप ले चुकी है। हमने देखा कि इस प्रकार से 22 जनवरी को जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और निव्य राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ, जिस प्रकार उस समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई वहां श्री राम जन्मभूमि पर, उसके बाद से किस प्रकार से सीएए का एक हमने घटनाक्रम देखा कि सीएए के रूल्स फ्रेम कर दिए गए, वो नोटिफिकेशन आया। इसके अलावा किस प्रकार से एक के बाद एक वंदे भारत जो ट्रेन है उसके माध्यम से भारत जो है देख पा रहा है, भारत की वंदना कर पा रहा है जब भ्रमण करते हुए भारतीय निकलते हैं। साथ साथ किस प्रकार से आज चारों ओर जो है देश में नहीं विदेश में भी जो है देश के भारत के नेतृत्व का नाम जो है बहुत आदर और सम्मान के साथ ले जा रहा है। चलते हुए युद्धों को रोककर भारतीयों को वहां से बाहर लेकर आने की बात हो, चाहे अभी पिछले दिनों एक घटना सामने आई जब पता चला, एक खुलासा सामने आया जब देखा कि एक समय ऐसा आ गया था जब रूस और यूक्रेन के बीच में रूस परमाणु हमला करने को तैयार था। दुनिया भर के नेताओं ने मोदी जी से संपर्क करके उस समय मध्यस्थता करवाई और अब जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं कि मोदी जी उसमें कामयाब हो पाए, यानी दुनिया में एक परमाणु युद्ध को टाल दिया गया। मुझे लगता है ये ठीक है रावल साहब, आप सर मैं आपको रोक रही हूँ, आप बने रहिए क्योंकि कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू जी। सर किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पर बात हरियाणा की करें, एक चरण यानी कि 25 मई को लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, इसके साथ ही करनाल की बाई इलेक्शन भी होने जा रहा है 25 मई को, किस तरह से सर देख रहे हैं? देखिए जो पिछले साल 10 साल का जो शासन रहा है इसमें युवा है, महिला है, गरीब है, किसान है, महंगाई है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और मैं समझता हूं कि धर्म की राजनीति से, भावनाओं से खेलने का इन्होंने काम किया है। और अभी जो आरोप राहुल गांधी जी लगाते थे कि ये युवाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए भी इन्होंने जो 33% रिजर्वेशन की बात करी वो 2029 में लागू करने की बात करते हैं, तो सपना दिखाने का काम है। और अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जो है जो
एक इतना बड़ा स्कैम जो है 8,500 करोड़ का जो एक स्कैम हुआ है, जिसमें जो ऐसी कंपनियां जो गैमलिंग करती थी या जिन पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो रेट पड़ा, उसकी वजह से ये अब बैकफुट पे आ गए हैं। अब ये इनको बताना पड़ेगा कि भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेट के बाद इन्होंने कुछ चंदा उगाही कैसे किया। जिस तरह एक जो आप जानते हैं जो गैंगस्टर होते हैं वो वाला काम इन्होंने किया है। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन हुआ है, जब वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था तो इतना क्या जल्दी लग रहा था कि भी इनको सिंगल जो आपका इलेक्शन कमीशन भी काम कर सकता था, लेकिन जो है इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को पार करते हुए सीबीआई को उस कमेटी से हटाया, 148 एमपीज को सस्पेंड करके, और वहां पर जो है इन्होंने ये बिल पास करा लिया जिसमें सीबीआई को बाहर निकालकर मिनिस्टर को डाल दिया। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट भी आजकल जो है उनकी भी आज बाहर आके नहीं आ रही है। तो आज सरकार जो है वो केवल जो है जनता की, पिछली बार पुलवामा अटैक के नाम से इन्होंने सत्ता में आगे थे और बालकोट में अटैक किया था, इस बार भगवान राम के नाम से, धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जनता अब इनको समझ चुकी है। अजय यादव जी, भगवान राम का आपने जिक्र किया, इफेक्ट पड़ेगा उसका आपको लगता है? नहीं, देखिए भगवान राम तो सबके हैं। भगवान राम जो है ये जो कोर्ट के आदेश से ये मंदिर बना है और जनता के पैसे से ये बना है, कोई ये थोड़ी ना बीजेपी ने अपने घर से लगाया ये पैसा। और राम को सब मानते हैं, अगर सुबह मिलते हैं तो राम राम करते हैं, अगर बारिश नहीं होती तो कहते हैं कि राम नाराज हो गया, राम रूस गया, अगर बारिश होती है तो कह रहे हैं राम बरस गया, और जब अंतिम यात्रा होती है तो राम 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 सत्य है, सब बोलो तो गत है। तो राम का नाम तो हमारी संस्कृति का रहा है, ये कोई बीजेपी का कोई ये ट्रेडमार्क नहीं है, राम सबके हैं। और लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये केवल धर्म का राजनीतिकरण करते हैं। अभी जो ये सी वोटर ने जो कैप्टन अजय यादव जी, आपने सही कहा कि राम सबके हैं, क्योंकि अब आपने राम मंदिर का बात छेड़ी ही, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए राम तो सबके हैं, लेकिन तब जनता ये पूछ रही थी जब विपक्ष गैर हाजिर रहा था कि जब राम सबके हैं तो फिर क्यों नहीं पहुंचा विपक्ष। चलिए ठीक है, शंकराचार्य जी क्यों नहीं गए? चलिए ठीक है, वो भी मुद्दा था सर। नहीं, शंकराचार्य तो चारों शंकराचार्य क्यों नहीं गए उसमें? उसका जवाब बीजेपी के पास है क्या? उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर पे ध्वजा नहीं लग जाती है, मंदिर पे ध्वजा नहीं लग जाती है, जब तक बॉडी पूर्ण नहीं होती है, जो है मंदिर एक शरीर है और मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा तब की जाती है जब शरीर पूरा बन जाता है। अधूरा मंदिर जो है वो जो है ठीक नहीं होता है। लेकिन इन्होंने केवल राजनीतिक फायदे के लिए ये काम किया, और हम लोग जब मन करेगा तो हम जाएंगे, कोई इनके कहने से जाएंगे हम राम के दर्शन करने के लिए। अभी आपके ओरछा में राम मंदिर है, वहां हमने दर्शन कर लिए। कल हम गए थे नासिक में, वहाँ राम मंदिर है, वहाँ दर्शन किए। और यहाँ अयोध्या में भी राम मंदिर में दर्शन कर लेंगे, जब हमारा मन करेंगे तब करेंगे ना। ठीक है, तो बीजेपी के कहने थोड़ी करेंगे हम। ठीक है, अच्छा कैप्टन अजय यादव जी, ये भी बताइए, क्योंकि सवाल बार बार उठ रहे हैं, अन्य दल भी उठा रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की अगर बात की जाए, अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी कह रही है कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर खाने कलह है, उसकी वजह से अभी तक नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कल मीटिंग है और उम्मीद है कि कल कुछ हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, कुछ बाद में हो जाएंगे। हमारा जो है वो 25 मई को अभी टाइम है, हमारा अभी काफी टाइम है। हाँ, बीजेपी की तरफ से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम हो गए हैं, उस पर भी चर्चा करके आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि 4 नाम जो हैं वो पहले वाले ही हैं, फिर से उनको रिपीट किया गया है, लेकिन 2 जगह पर 2 सीटों पर बदलाव किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इनके उम्मीदवार कौन है क्या, इससे हमें मतलब नहीं है। हम जो जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसका थोड़ा स्वच्छ राजनीति जो करते हैं और जो विनिंग कैंडिडेट हैं, उनको हम नॉमिनेट, हमारी जो सीईसी करेगी और उसको उनको चुनाव में उतारेंगे।
और हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट से जीतेंगे। सर, इस तरह की खबरें भी बहुत आ रही हैं कि राज बब्बर गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इन खबरों पर आप क्या राय अपनी बात रखेंगे? राज बब्बर जी को मेरे ख्याल से एक भी गांव नहीं पता होगा, गांव का नाम भी नहीं पता होगा। ये तो ठीक है, नाम तो कोई भी अपना देता है, एप्लीकेशन तो कोई दे सकता है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी इस पर। कैप्टन अजय यादव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आपकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम 9 की 9 सीटों पर तैयार हैं। इधर एक सीट आप आम आदमी पार्टी के साथ उतरे हैं चुनावी मैदान में। इंडी गठबंधन का कमाल जो है हमें हरियाणा में देखने को मिलेगा। बार बार इस तरह की बातें सामने आ रही है। चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे। हाँ, मिलकर प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ जो है तालमेल बिठा के तो और मिलकर करेंगे। मैं ये नहीं कहता हम सब सीट जीत जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ इस बार हम, पिछली बार तो हमारा जो अंक था वो 0 था, लेकिन इस बार हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, हमारी अच्छी सीटें आएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो कैप्टन अजय यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। भले ही 2014 और 2019 के परिणाम जो है, चुनाव परिणाम वो जो भी रहे हो, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, ये कहना है कैप्टन अजय यादव का। देखिए, पार्टियां अपने अपने तरीके से तमाम दावे कर रही हैं और ये तो वक्त ही बताएगा और ये वोटर्स बताएंगे कि आखिर किसकी लहर, किसकी हवा जो है वो बरकरार है या फिर कोई बदलाव देखने को मिलता है। जनता का मूड क्या कहता है ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 2019 में जिस तरह से 7 चरणों में चुनाव हुए थे, उसी तरह से 2024 में भी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। खास बात हरियाणा की यह है कि एक ही चरण में, छठे फेज में जो है 25 मई तारीख है, जब एक साथ 10 की 10 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके साथ ही बाय इलेक्शन भी एक सीट पर हरियाणा में होने जा रहा है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी पार्टियां कितनी तेजी से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाती हैं।